बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम यहाँ पर करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 के हवाले से बातें और दीगर खेलों के हवाले से भी बातें करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट हैं रियाजुद्दीन एनालिस्ट हैं। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो पे। वालेकुम सलाम। रियाज साहब के साथ साथ जमील अहमद साहब भी हमें ने ज्वाइन कर लिया। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब कैसा रहा कल का मैच, ज़रा आप बताएं पहले। कल का मैच एक उम्मीद थी कि कल शायद कराची जो है वो जीत जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 173 रन पर जो उनको महदूद किया था ना, तो ये रन जो है ना मतलब होने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कराची की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो पहले मैच से और चौथे मैच तक टोटल जो है ना फ्लॉप, जिसको भी खिला रहे हैं वो रन ही नहीं कर रहा। जितनी तवक्कुआत थी ना, कल शर्जील भी 0 पर आउट हो गए। एक 67 गेंदों में 90 रन की इनिंग जो है ना एक बाबर आजम ने खेली है, जिस पर लोग तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो है ना, ये जो टीम गेम होता है, यहां पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको जो है ना वो डालना पड़ेगा, समझे ना। आयन क्या कहते हैं उसको खिलाया इन्होंने, नया जो प्लेयर है उसने भी कोई खातिर देखें। आपका सबसे मेन जो है ना मोहम्मद नबी है, जिससे बहुत ज्यादा जो है ना लुइस ग्रेगरी है, जो कि ना पिछली दफा उसने रन किया ना इस दफा आयन कुकबैन को खिलाया, कल उसने भी रन नहीं किए। तो मिडिल ऑर्डर इनकी जो है वो बिल्कुल, जब 3 लड़के एकदम फ्लॉप हो जाएं, और फिर सबसे ज्यादा देखें डिपेंड ये करते हैं शर्जील के ऊपर, क्योंकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट तो 130 135 का ही होता है। शर्जील जब खेलता है ना तो 170 180 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, तो वो बड़ा। लेकिन 173 रन का जो टारगेट था ना वो इतना नहीं था कि जो चेज ना हो सके, क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि 206 रन का टारगेट भी चेज हुआ है, 190 रन का टारगेट भी चेज हुआ है। तो कराची की जो पिचेज हैं वो इस तरह की हैं कि यहां पर टारगेट, लेकिन मुझे बड़े मतलब बड़ी मायूसी हुई है कि शायद इतना अच्छा मौका जो है ना वो कराची को ना मिल सके। उसके साथ साथ जो है हमें पेशावर ज़ल्मी की भी तारीफ करना होगी कि 173 रन के जो हदफ है उसको उन्होंने किस तरह डिफेंड किया है। एक इमर्जिंग प्लेयर उन्होंने कल जो खिलाया मोहम्मद उमर, उसने बहुत शानदार बॉलिंग की और 3 खिलाड़ी उसने आउट किए। ये प्लेयर पहले जो है क्या कहते हैं मुल्तान सुल्तान में था, वहां पर भी ये 2 मैच खेला था, लेकिन वो कारकर्दगी नहीं की। कल जो इसने कारकर्दगी दिखाई है बहुत शानदार, जो ना सलमान इरशाद जो कि कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग, क्योंकि कोई आउट नहीं कर सके वो, लेकिन 4 ओवर के अंदर 24 रन दिए उन्होंने। तो ये जो एक मतलब यंगस्टर, और जो अच्छा बैटिंग तो उनकी मतलब ऐसी है कि आप जजई भी कल 41 रन कर गए, फिर थोड़ा बहुत कामान अकमल भी जो है ना मतलब रन कर गए। लेकिन जो एक फैसला था वो थोड़ा सा मुझे वो लगा कि बैन कटिंग को थोड़ा सा शायद उन्होंने ऊपर जो है जल्दी भेज दिया। अगर उसकी जगह उन्होंने भी कर दिए, लेकिन 22 गेंदों पर जो उस वक्त जो जरूरत थी ना वो थी रदरफोर्ड जैसे प्लेयर की, तो अगर उसको हुसैन तलत भी फॉर्म में, उनको भी भेज सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो टीम मैनेजमेंट का फैसला था। लेकिन बहरहाल चूंकि वो मैच जीत गए, तो जब टीम जीत जाती है वो सारी खामियां खुद ब खुद खामियां हो जाती है। रियाज साहब क्या कहेंगे, बाबर आजम बोल्ड फैसला लेते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? कल उन्होंने टॉस जीता, पेशावर ज़ल्मी, हालांकि हम देख रहे हैं कि पहले बैटिंग करने वाली टीमें भी अब मैच जीत रही हैं। ये फैसला हो सकता था कि अगर टॉस जीतकर वो बैटिंग करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, ये ज़ाहिर T20 मैचेस हैं, इसमें हम हमेशा से ये बात करते रहे हैं कि टाइमली डिसीजन जो है वो बड़ा काउंट होता है। और आपने ये देखा, जैसे आपने खुद भी कहा कि शुरू के जो मैचेस थे, जो टीम मतलब टॉस जीती थी, फील्डिंग लेती थी, वो जीत रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो 3-4 मैचेस हुए हैं लगातार मुसलसल, इसमें टॉस जीतने वाली टीम जो है वो फील्डिंग तो ले रही है लेकिन वो हार रही है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये कप्तानों को बिल्कुल उन्हें चांस लेना चाहिए। मसला तो हमारा यही है ना कि हमारे मतलब ये जो कैप्टन्स हैं, सिवाय 1-2 के, या अगर पिछले चले जाएं तो इमरान खान और जावेद मियाँदाद का नाम लेंगे, जो डैशिंग थे, चांस लिया करते थे। जैसे जावेद मियाँदाद जब विकेटें नहीं मिल रही थी तो विकेट कीपर के पैड उतरवा के उससे भी गेंद करा देते थे। तो ये आपका मतलब एटीट्यूड होना चाहिए, कप्तान का चांस लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन देखें, ये वाला डिसीजन है ना, ये तो उनकी जो डकआउट पे जो बैठे होते हैं, ज़ाहिर है मैनेजमेंट, उनकी जो मैनेजर हैं वो हैं, उनको ये डिसीजन सब मतलब
पहले से ये तय होता है कि आपने क्या करना है। हालांकि उनको भी विकेटें देख रहे हैं और वो ये देख चुके हैं कि इससे पहले टॉस जीतने वाली टीम सर 11वां मौका था, 11वां मैच था और फिर वही सूरत हाल रही, टॉस जीतने वाली टीम ने सामने वाली टीम को जो है लेना चाहिए था। तो मैं ये कहता हूं कि T20 में टाइमली डिसीजन की बड़ी अहमियत होती है और ये जो तो T20 मैचेस जो है नर्व्स का खेल होते हैं, इसमें मेंटल टफनेस लेवल जो है ना उसकी बड़ी अहमियत होती है। फिर ये कि इसमें कोई शक नहीं कि जैसे इन्होंने 173 रन बनाए पेशावर ने, तो मैं ये समझता हूं कि ये इतना ज्यादा स्कोर नहीं था जिस तरह से 200 रन बन रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि कल शोएब मलिक ने 28 गेंदों में 52 रन की शानदार इनिंग खेली, इसी तरह से 41 रन बनाए हजरतुल्लाह जरजई ने, तो उनकी भी अच्छी इनिंग्स 27 गेंदों में बनाए। कामरान अकमल से ही तवक्को थी कि कल वो रन बनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से 19 गेंदों पे 21 रन बना सके, जबकि जैसे कि बैन कटिंग की बात हुई कि उसने जो है 22 गेंदों पे 24 रन बनाए। तो ये ऐसे रन थे कि इसमें कराची किंग्स के लिए एक चांस था कि वो इसको मतलब ये कि चेस कर सकती थी। और जैसा कि अभी बात हुई, जमील भाई ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम जो है हमेशा से मतलब बेहतरीन इनिंग्स खेलते रहे, रन्स जो है वो बोर्ड पे बनाते रहे, उनके रन्स जो है बोर्ड पे नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से कल शर्जील आउट हो गए तो वो सारा प्रेशर एक मतलब फिर उन पे आ गया। पिछले मैचेस में देख रहे थे कि शर्जील और बाबर आजम की पार्टनरशिप अच्छी लग रही थी, 50+ पे जा रहे थे ओपनिंग शराकत पे। कल शर्जील जल्दी आउट हो गए, लेकिन बाबर आजम ने अपना किरदार जरूर अदा किया, 90 रन की इनिंग खेली, उनकी इनिंग के हवाले से। लेकिन देखिए उन्होंने 90 रन जरूर किए और मैं ही समझता हूं उन पे प्रेशर है, उन्होंने सही 90 रन किए। अगर उनको सपोर्ट मिल जाती शर्जील की तो मैं समझता हूं उन पे ऐसी बात नहीं आती। लेकिन कल भी हम देख रहे थे कि बहुत से लोगों ने मतलब ये बात की कि इसमें तो कोई शक नहीं उन्होंने 17 डॉट बॉलें खेली, जो कितने बड़े बैट्समैन को इस तरह के मैचेस में नहीं खेलनी चाहिए थी। और जब उन्हें ये पता था कि शर्जील जो है आउट हो गए और उन्हें ये भी पता था कि सारी जिम्मेदारी मुझ पे, अगर वो सिर्फ 2-3 गेंदों पे बढ़ के 1-2 छक्के और लगा देते तो शायद उनको आखिर में इस तरह की कैफियत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन बहरहाल उन्होंने 63 गेंदों पे 90 रन बनाए। कल उनका स्ट्राइक रेट जो है निस्बतन बेहतर था। लेकिन ये कि अगर चूंकि उन्हें पता था कि सारी जिम्मेदारी उन पे, तो 1-2 स्ट्रोक उन्हें और खेलने चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि हम बाबर आजम को तो इल्जाम नहीं देंगे, इसलिए कि देखें जो और भी बैट्समैन होते हैं तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। सारे बैट्समैनों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, सारे जो खिलाड़ी हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि कॉकबेन जो है उन्होंने मतलब 18 गेंदों पे 31 रन बनाए, अच्छे रन बनाए। इसी तरह से जो आमिर यामीन थे उन्होंने 15 गेंदों पे 20 रन बनाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कल जो बहुत बड़ा किरदार अदा किया पेशावर जल्मी के जो बॉलर थे उमर, जैसा कि अभी बात हुई कि उमर जो पहले मुल्तान में थे लेकिन अब यहाँ कराची से इनका ताल्लुक है, बड़े अच्छे इमर्जिंग अच्छे नए प्लेयर हैं। और जो कल जिस तरह से उन्होंने 3 विकेटें ली हैं तो मैं ये समझता हूँ कि लगता यह है कि उनका देखें जब कोई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिल्ड करने लगता है। और यही वो सिचुएशन होती है जब जो भी खिलाड़ी होता है जब इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है तो वो फिर अपनी एक्सपर्टीज से, अपने जहन से, अपने दिमाग से मजीद बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि कल का जो मैच था पीएसएल का, उसमें हमें एक नई दरियाफ्त मिली उमर बॉलर के जरिए, तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितना कम स्कोर था, और कराची किंग्स को भी ये पता था कि यार इससे पहले जितने भी स्कोर हैं 200 हो रहे हैं, 200 प्लस हो रहे हैं, उसको भी टीमें चेस कर रही हैं। गो कि उनकी बैटिंग लाइन और उनका कॉम्बिनेशन कराची किंग्स का अच्छा नहीं है। कल जाहिर है उमर आमिर और इलियास जो है वो दोनों मतलब कैटेगोरिकली बाहर हो गए। और अब तो आप ये देखें जैसे जैसे ये सीरीज जब ये लाहौर में शुरू होगा हमारा दूसरा पार्ट पीएसएल का, तो जितने भी अफगानी प्लेयर हैं, अफगानिस्तान से जिनका ताल्लुक है, वो भी अपने अपने घरों को चले जाएंगे। तो जो मतलब खिलाड़ी इनकी टीम में अगर हैं तो उसका भी फिर इनको मतलब ये कि देखना पड़ेगा कि उसका रिप्लेसमेंट क्या होता है। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि कराची किंग्स की टीम जो है, जितनी भी टीमें हैं उन सब में उनका कॉम्बिनेशन वो नहीं है। और आगे चल के मैं समझता हूँ कि कोयटा को और कराची को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जबकि मुल्तान लाहौर मुश्किलात आगे चल के होगी। जमील साहब क्या कहेंगे, कराची किंग की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इलियास बाहर हो गए, उस्मान खान शनवारी ने टीम को ज्वाइन कर लिया, तो कितना सूदमंद साबित होगा उस्मान खान शनवारी का कराची किंग को ज्वाइन करना? अच्छे बॉलर हैं और पास्ट में इनका रिकॉर्ड भी मतलब अच्छा रहा है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो हैरत हुई ना वो क्रिस जॉर्डन के ऊपर के अभी तक मतलब वो टीम का हिस्सा नहीं है, जबकि वो वापस भी आ गए। तो और उन्होंने वो प्रैक्टिस में भी मतलब शामिल थे। तो क्रिस जॉर्डन के आने से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब आमिर तो नहीं है, मोहम्मद इलियास भी नहीं है। मोहम्मद इलियास की जगह इन्होंने जो रिप्लेसमेंट लिया है वही उस्मान शनवारी को लिया है ना। तो हो सकता है कि हम अगले मैचों के अंदर क्रिस जॉर्डन को भी देखें खेलता हुआ और उस्मान शनवारी को भी खेलें। देखिए अभी जो हमें यहाँ से जो प्लेयर मिलते थे ना पीएसएल से, उसमें देखें साहबजादा फरहान जो है ना उसको मौका मिला ना, अब उससे कल उन्होंने कीपिंग भी कराई है ना, विकेट कीपर के हैसियत से भी उसको चांस दिया।
तो ऐसे मौके मिलते नहीं है। अब मौका अगर मिला है तो उसको अवेल करना चाहिए था। वो भी कल जो है ना वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके। असल में मसला ये है कि कराची की मैनेजमेंट जो है वो सोचती है करें तो करें क्या। टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग करते हो तो उनकी बॉलिंग में वो चीज नहीं है कि वो डिफेंड कर सकें, और अगर बाद में बैटिंग करें तो आपने हाल कल देख ही लिया उसका कि 173 रन वो चेज नहीं करते। अगर ऊपर से शर्जील और बाबर जो है वो 15 ओवर खेलेंगे तो जाके लगता है कि कुछ बन सकता है, अदरवाइज तो नहीं लग रहा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप है। मतलब अमाद वसीम जो है वो भी 20-25-30 रन करने वाले प्लेयर हैं, वो भी कल जो है ना वो 0 पर आउट हो गए। जी बिल्कुल, आपकी गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान क्रिकेटर उमर के हवाले से। बड़ी अच्छी बॉलिंग कल उन्होंने की है, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ख़ासकर शोएब मलिक बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। कल उन्होंने फिर दोबारा निफ सेंचुरी स्कोर की। रियाज भाई क्या कहेंगे, एक तरफ पेशावर ज़ल्मी का आप टोटल देखते थे कि 173 रन और फिर जिसमें 52 रन शोएब मलिक के शामिल थे, तो समझते पेशावर ज़ल्मी के दीगर जो बैट्समैन हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखा नहीं पा रहे हैं। देखें शोएब मलिक, हालांकि हमने ये देखा है कि जैसे जैसे एज जो है ज़्यादा बढ़ती है किसी भी खिलाड़ी की तो उसके रिफ्लेक्सेस जो हैं स्लो हो जाते हैं और ज़ाहिर है उसकी पूरी मतलब एक ओवरऑल जो फिटनेस है उसका लेवल गिर जाता है। लेकिन शोएब मलिक के हवाले से मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जैसे जैसे उनके एक्सपीरियंस में इजाफा हो रहा है, एक्सपोजर में इजाफा हो रहा है, उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और उसका रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा है कि वो कितनी मतलब आपने देखा कि पिछले मैच में वो नहीं खेल सके तो टीम जो थी उनकी हार गई। तो इसका मतलब ये है कि शोएब मलिक की परफॉर्मेंस जो है बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और जिस तरह से वो फ्रंट फुट पे जाके मतलब सिक्सर मार रहे हैं, तो ये जो है मैं समझता हूँ लेसन है जो यंगस्टर्स हमारे आ रहे हैं उनको ये सीखना चाहिए शोएब मलिक से। जहाँ तक रह गई बात कि दूसरे जो हैं बैट्समैन मतलब ये कि परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, कल आपने देखा कि हैदर अली जो है वो 21 गेंदें उन्होंने खेली और उन्होंने सिर्फ 16 रन बनाए। इसी तरह बैन कटिंग भी थे, उन्होंने मतलब 24 रन बनाए 22 गेंदें। और ये आपकी बात सही है कि जो दूसरे जो बैट्समैन हैं वो उस तरह से जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। और मैं ये समझता हूँ कि देखें T20 एक ज़माने तो हमारे यहाँ लीग होती नहीं थी और बड़ी ज़रूरत थी इस बात की कि यहाँ पे क्रिकेट हो, और जब क्रिकेट हो रही है तो हमारे यंगस्टर्स को मौके मिल रहे हैं। और बात सीधी ये कि जब आपको इस तरह के मौके मिल रहे हैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बॉलर्स हैं या हमारे बैटर हैं, तो उनको इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जस्ट लाइक शोएब मलिक, जैसा कि आपने उनका हवाला दिया, तो इन जैसे प्लेयर्स को कॉपी करना चाहिए और देखना चाहिए कि माशाल्लाह उनकी उम्र भी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने तजुर्बा भी हासिल किया है। लेकिन जब आप ग्राउंड में होते हैं किसी भी मतलब खेल रहे होते हैं तो आपकी फिटनेस जो है बड़ी काउंट करती है। तो इस एज में अगर उन्होंने अपनी फिटनेस को बरकरार रखा है तो यंगस्टर्स को उनका सीखना चाहिए। और शोएब मलिक कि मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और शोएब मलिक मैं समझता हूँ कि हम तो ये समझते थे कि शायद इनको अब रिटायर हो जाना चाहिए, इसलिए कि पिछले जो अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो उसमें मतलब ये कि इनकी परफॉर्मेंस वो नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने बाकायदा मतलब है कि अपने ऊपर काम किया, कमबैक किया, उन्होंने ट्रेनिंग की, उन्होंने अपनी फिटनेस लेवल जो है बढ़ाया और जिस तरह से वो बढ़ के खेल रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। लेकिन आप ये देखें कि T20 में हार्ड हिटिंग की ज़रूरत होती है, तो शोएब मलिक जो है उस पर भी पूरा उतरते हैं। जिस तरह के आजम खान ने उस दिन मतलब परफॉर्मेंस दी इस्लामाबाद की जानिब से, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है, यंगस्टर्स को सीखना चाहिए और शोएब मलिक की परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जी बिल्कुल, नौजवान क्रिकेटर्स को शोएब मलिक से सीखना चाहिए। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है इकबाल जमील साहब ने, एनालिस्ट है, अच्छा तज्जिया करते हैं। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम रियाज भाई, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। मतलब कैसा देखा आपने कल के मैच को, कहां पर वीकनेस थी कराची किंग्स की सर? देखिए सारी सबसे बड़ी बात ये कि कराची किंग्स की जो बैटिंग थी पूरी तरह लड़खड़ा गई, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और शुरू में उनके 2-3 विकेट गिर गए, उसके बाद वो संभल नहीं पाए। मैच का फैसला तो 10वें ओवर में हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि बाबर आजम ने इतनी लंबी इनिंग्स खेली, 90 रन बनाए, 63 गेंदें खेली उन्होंने। उनको चाहिए था कि टेम्पो बनाते, अपनी इनिंग्स की तवज्जो ना देते
मतलब सेल्फिश होकर खेलना कोई अच्छी बात नहीं है। 90 रन आप बना रहे हैं, आपने 20 ओवर खेले, 20 ओवर में आप 173 को चेज नहीं कर सके। दैट वाज एब्सोल्युटली, और कोई ये नहीं है कि पेशावर जल्दी की कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। आपने 90 रन बनाए लेकिन वो बेकार गए, विनिंग टू विन, क्या फायदा हुआ उसका। लेकिन सारी बात ये होती है कि आपको ये चाहिए कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट चाहिए। दूसरी बात है आपकी जो मिडिल ऑर्डर कंप्लीटली कोलैप्स थी, स्ट्रगल कर रही है शुरू के साथ। 2 आदमी ने स्कोर किया, सिर्फ एक बाबर आजम ने स्कोर किया, एक कॉकबेन ने स्कोर किया 19 गेंदों पे, उसने 31 रन बनाए। 2 आदमियों से थोड़ी चलता है। 173 का स्कोर मेरे ख्याल में एक आसान विकेट पे एक आसान हदफ था वो, लेकिन मेरे ख्याल में कराची किंग्स जो है वो लकी रही। और मैं जिम्मेदारी इसकी बाबर आजम पे दूंगा एज ए कैप्टन। ही शुड हैव excelled, he should have played as a champion, लेकिन he did it। ठीक है, आपके पर्सनल रिकॉर्ड बुक्स के अंदर ये स्कोर जरूर जाएगा, लेकिन ये भी जरूर जाएगा कि कराची किंग्स 4 मरतबा उनकी क़यादत में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, कंसेक्यूटिव 4। तो मतलब ये एक अच्छा चुनून नहीं रहा कराची के लिए, कराची के फैंस के लिए ये तकलीफ से बात थी। 173 सब लोग वहां बैठ के कह रहे थे कि इट्स चेजेबल टारगेट, लेकिन नहीं। दूसरी बात ये कि एक अजीब रिवायत ये रही है कि शुरू के मैचेस के अंदर जितनी भी टीमें थी जो फील्ड करती थी, बाद में वो जीत रही थी। लेकिन ये कराची किंग्स के लिए नहीं है। कराची किंग्स चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में फील्डिंग करे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनकी शिकस्त पे उनको शिकस्त हो रही है। और मेरा अपना ख्याल है कि कुछ न कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी उनको बनानी चाहिए, ऐसा अप्रोच लेना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि वो शायद T20 के प्लेयर नहीं है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये T20 के प्लेयर मुझे नहीं लगते। 4 मैचेस के अंदर ये इनकी हाईएस्ट स्कोर था। और देखें T20 हो रहा, उस फॉर्मेट को लोग सब भूल जाएंगे कि टेस्ट में आपने क्या किया, ODI में आपने क्या किया। ये गिवन डे के अंदर है, कंटेम्प्रेरी डे के अंदर आपने क्या स्कोर किया, अपनी टीम के लिए क्या रोल अदा किया। आई एम वेरी सॉरी टू से। और आपके पास इकबाल साहब अभी तो कप्तानी पे भी सवालिया निशान बनता जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे बाबर आजम के? देखिए सारी बात यह है कि कप्तान जो है ना वो मेन आर्किटेक्ट होता है, ये तो कहने की बात नहीं है। लेकिन सारी सी बात है उनकी फील्ड प्लेसिंग पे सवालिया निशान है। आई एम वेरी सॉरी टू से। जो हजरतुल्लाह ज़रज़री थे उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, 41 रन बनाए, लेकिन उनकी फील्ड प्लेसिंग इसमें ज़रज़री का इतना बड़ा क्रेडिट नहीं है जितने के बाबर आजम की प्लेसमेंट ऑफ द फील्ड थी। स्लिप उन्होंने बिल्कुल नहीं हुआ था, शुरू से वो डिफेंसिव थे। कप्तान T20 के अंदर या तो विकेट ले या फिर रन रोके, ना आप विकेट बना ले सके ना आप रन रोक सके। आपको पता है कि आखिरी जो डेथ ओवर्स है उसमें उन्होंने 4 ओवर में 47 रन स्कोर किए। 47 रन स्कोर 4 ओवर में, ओवर 10 एंड एवरेज किया। इट मीन्स के कहीं ना कहीं आपकी खराबी थी, आपने बॉलर को सही गाइड नहीं किया, फील्ड प्लेसिंग आपकी थी नहीं। भाई ये तो पावर प्ले में भी नहीं बनता इतना। जब आपकी 7-8 विकेट 4-5 विकेट गिर जाएं और उसके बाद अगर ये स्कोर हो तो इसका मतलब है कि कैप्टन की जो लाइन है, लाइन ऑफ स्ट्रैटेजी है, उसमें बहुत बड़ा कला है, बहुत बड़ा कला है। और बाबर आजम को मैं आपको ये बताऊं, ये T20 तो खत्म हो जाएगा लेकिन आगे बहुत सारे सवालिया निशान बनेंगे। वो एक ट्रिमेंडस प्रेशर के अंदर है, उनकी टैक्टिक्स बॉल टू बॉल नहीं है और बॉल टू बॉल ना होने की वजह से मेरा ख्याल में कि बाबर आजम की कप्तानी पे एक सवालिया निशान बन गया। जी बिल्कुल, बाबर आजम की कप्तानी पे बड़ा सवालिया निशान है। इकबाल साहब ये भी समझते हैं आपके टीम कम्बिनेशन नहीं बन पा रही है कराची किंग की, क्योंकि ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ी उनके साथ हैं और ऑलराउंडर्स की भी बहुत बड़ी भरमाल है कराची किंग्स के अंदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कप्तान है वो फील्ड पे भी काफ़ी बुझे बुझे दिखाई देते हैं बाबर आजम। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि उनकी फील्ड प्लेसिंग जो सवालिया निशान है, बॉलिंग चेंजेस भी बहुत सवालिया निशान है। और दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा, स्टार वैल्यू भी चीज होती है। जैसे अभी रियाज भाई ने शोएब मलिक का कहा, शोएब मलिक इतने 40s में है लेकिन उनकी स्टार वैल्यू है। आपकी टीम के पास कोई स्टार वैल्यू ही नहीं है, आपकी टीम के कॉम्बिनेशन ही नहीं है सवाए बाबर आजम के। जो नेशनल प्लेयर है इमाद वसीम है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनके स्टार प्लेयर थे पहले इस टीम के कप्तान। अच्छा, मोहम्मद आमिर के जाने से कितना फर्क पड़ा है इन्हें कराची किंग्स को? क्या कह रहे हैं आप? मोहम्मद आमिर के देखिए, एक आदमी पे टीम रिलाय नहीं करती यार। डिफरेंस तो बड़ा है, डिफरेंस तो है, इसमें कोई शक नहीं। मैच विनर बॉलर थे वो मोहम्मद आमिर।
एक मोहम्मद आमिर एक एग्रेसिव प्लेयर है, जाहिर सी बात है अब इंजरी हो गई, अब वो बाहर बैठ गए, वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल जाती ये है कि एक आदमी पे टीम को रिलाय नहीं करना चाहिए। ये तो पहले सोचना चाहिए टूर्नामेंट में कि आपके प्लेइंग कॉम्बिनेशन क्या होगा। आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कोई प्ले ही ऐसा नजर नहीं आता। मोहम्मद उमर एक अच्छा बॉलर है, उसको शुरू के मैचेस में अच्छा यूटिलाइज नहीं किया गया। कल उसने बहुत उम्दा बॉलिंग की, आपको चाहिए था कि उसको गुज़िश्ता मैचेस में मौका देते। स्टार प्लेयर्स की वैल्यू होती है, सामने वाला डरता है यार कि ये इसका नाम क्या रिकी पॉन्टिंग खेल रहा है, या बाबर आजम खेल रहा है, या मोहम्मद रिजवान खेल रहा है, वो इस टीम के अंदर लैक करती है। और यंगस्टर्स का होना कोई बुरी बात नहीं है, देखिए यंगस्टर्स होना तो अच्छी बात है, T20 इज मेंट फॉर दैट। आगे जाके यही लोग स्टार बनेंगे। आप ये देख लीजिए कि एहसन है, यंग प्लेयर है, कैसे किस अंदाज में खेल रहा है, मतलब इज ए गुड प्लेयर, लेकिन मतलब सारी बात यह है कि जो आपको प्लेइंग 11 दी गई है उसी के अंदर से अपना करें। कप्तान का मसला क्या बिल्कुल होता है? ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक बात नहीं कर पा रहे हैं। बस ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं जी। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि सीनियर्स खिलाड़ी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं PSL के अंदर। जम साहब क्या कहेंगे, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है शोएब मलिक की, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई हम तो यही कह सकते हैं कि दिन ब दिन उनमें जो ना निखार आ रहा है। और 99 में उनका जो है ना डेब्यू हुआ था और 2022 है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर कोई प्लेयर 22-23 साल अपनी फिटनेस बरकरार रख सकता है और इस तरह की कारकर्दगी जैसे उसने दिखाई है। आपको जो कल का मैच था, तो जब शोएब मलिक खेलने आए तो ये जो पेशावर ज़ल्मी की टीम थी ये दबाव में थी उस वक्त, बिल्कुल। तो जब ये आए हैं तो इन्होंने आके जो है जिस तरह का अमाद वसीम को 52 रन की शानदार इनिंग खेली, अमाद वसीम को ही आते उन्होंने 2 छक्के दिए और फिर जो जिस तरह उन्होंने रन बनाए हैं तो सारा प्रेशर जो है उन्होंने मतलब ये कि खत्म कर दिया। तो मैं समझता हूं कि शोएब मलिक जो है वो अपनी फिटनेस के एतबार से, अपनी फील्डिंग के, बैटिंग तो उसकी है ही लाजवाब। तो इस तरह के प्लेयर अगर टीम में होते हैं तो बड़ा हौसला मिलता है और यंगस्टर को खासतौर पर सीखने का बहुत मौका मिलता है। उनकी टीम का कॉम्बिनेशन जो है शुरू में थोड़ा पेशावर ज़ल्मी का जो है ना वो नहीं था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि उनके पास, और अभी मैं ये समझता हूं कि अब जो मैच आ रहे हैं आगे, आज जो मैच, उसमें हो सकता है कि लियाम लिविंगस्टन को जो है ना मतलब खिलाए हैं हैदर अली की जगह, और साकिब महमूद के भी चांस हैं कि शायद उसको खिलाएं सलमान इरशाद की जगह। तो ये भी चेंजेस मतलब ये कि इनके पास ऑप्शन है, कर सकते हैं ये चेंजेस भी। तो एक मजबूत टीम आपको जो है ना वो अगले मैचों के अंदर मजीद मजबूत टीम जो है ना पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो मुझे नजर आ रही है। रियाज भाई क्या कहेंगे, साकिब महमूद ने टीम को ज्वाइन कर लिया है, बेहतरीन प्लेयर हैं, तो कितना फ़ायदेमंद होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए? देखें बिल्कुल, मतलब ये कि जहाँ साकिब महमूद की आमद पेशावर ज़ल्मी के लिए फ़ायदेमंद होगी, वहाँ आप ये भी देखें कि उनके जो बास अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी हैं, जैसे अपना हज़रतुल्लाह ज़ज़ई हैं, तो ये जो है अफ़गानिस्तान वापस चले जाएंगे, इसलिए कि श्रीलंकन टीम जो है वो अफ़गानिस्तान का दौरा कर रही है, तो इनकी वहाँ पे ज़रूरत होगी। तो बहुत से जो 6-7 जितने भी अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी हैं मुख्तलिफ़ टीमों में, तो वो वापस चले जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अच्छा खिलाड़ी होता है, जिसकी रेपो अच्छी होती है, तो उसकी मतलब ये कि टीम में शमूलियत से न सिर्फ टीम पे असर पड़ता है, बल्कि अपोनेंट टीम जो है वो भी मतलब इस चीज़ को देख रही होती है कि उनकी टीम में एक फला अच्छा खिलाड़ी है, तो उसका भी मतलब एक दबाव होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप देखें तो मुल्तान सुल्तान तो वन एंड ओनली के तौर पर 4 के 4 मैचेस जीत चुकी है, जबकि पेशावर हो गई, लाहौर हो गई और इस्लामाबाद की टीमें, ये तीनों टीमें जो हैं 2-2 मैचेस जीत चुकी हैं, जबकि कोयटा ने सिर्फ 1 मैच जीता है और कराची की टीम कोई मैच नहीं जीत सकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब आने वाले जो मैचेस हैं उसमें कोयटा पे और कराची पे प्रेशर मजीद बढ़ेगा, इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बल्कि
मुल्तान सुल्तान तो मतलब ये कि निकल गई, लेकिन हमने ये भी देखा है शहजादा मोइन के जो पिछली PSL हुई हैं उसमें हमने मुसलसल ये देखा कि बास टीमें जो शुरू में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही थी, वो जो पहले अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही थी वो बाद में उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही, और जो टीमें शुरू में मतलब ये कि स्ट्रगल कर रही थी या कम मैचेस जीती थी उन्होंने बाद में मैचेस जीतना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। फिर लाहौर कलंदर के हिसाब से भी आपने देखा कि जब जो मरहला यहाँ पे पाकिस्तान में जब PSL हो रही थी उसमें उनकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन जब वही टूर्नामेंट कुछ दिनों के बाद दुबई मुंतकिल हुआ तो फिर मुल्तान की वो परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही। तो ये चीज़ें होती हैं, और मैं ही समझता हूँ कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि T20 मैचेस जो हैं उसमें मेंटल टफनेस लेवल की बड़ी अहमियत होती है, और आपको सही वक्त पर सही फैसले करने होते हैं, नर्व्स का खेल होता है, और बाज़ फैसले तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करने पड़ते हैं कि फौरी तौर पे मतलब ये कि उसको ज़रूरत होती है उन फैसलों की। टेस्ट या वनडे में इतना मतलब ये कि उसमें आपको टाइम मिलता है, लेकिन ये T20 मैचेस में आपको बहुत से फैसले इसमें करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब टीमें उतरती हैं तो 50 से 60% चीज़ें जो हैं ब्लैक एंड वाइट में आपको आपके डकआउट से मिलती हैं, जो आपके मैनेजर और आपके सीनियर्स कहते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें जैसे अभी इकबाल जमील साहब ने कहा कि फील्ड प्लेसिंग जो थी बाबर आजम की, वो उन्होंने बाज़ जगह मतलब स्लिप वगैरह पे फील्ड नहीं ली हुई थी, और उन्हें देखना चाहिए था कि हमारा ये बॉलर है, इसकी मतलब अगर इसको बैट्समैन बैटर चार्ज करेंगे तो कहाँ गेंद जा सकती है। तो ये चीज़ बड़ी काउंट होती है। ये तो आपको डकआउट से कोई मैनेजर या आपका सीनियर कोच नहीं बताएगा वहाँ से बैठ के, ये तो आपने खुद डिसीजन लेना पड़ता है कि मैंने कौन से बॉलर को किस वक्त लगाना है। भाई उसमें टाइम इतना नहीं होता कि कौन सा बैट्समैन जो है वो क्रीज पे और किसके खिलाफ मैंने कौन सी मतलब ये कि बाज़ औक़ात जो बड़े मतलब ये कि कप्तान होते हैं वो जो है कंटिन्यू अगर एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है और उसे नहीं विकेट मिल रही है, वो रन्स कंटेन नहीं कर रहा है, तो उसको हटा देते हैं, किसी भी बॉलर को लगा देते हैं। और देखें T20 में बॉलर्स का रन्स कंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रन्स को कंटेन करेंगे तो विकेट आपको खुद ब खुद मिलेगी, इसलिए कि बैटर जब ये देखता है कि यार उसको मतलब रन बनाने का मौका नहीं मिल रहा है तो फिर मतलब ये कि जारहाना जब खेलता है तो फिर वो अपनी विकेट दे देता है। इसी तरह जो बैटर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है T20 में कि वो कम अज कम हर गेंद पे एक रन बनाता रहे, एक रन लेता रहे। तो उससे ये कि आपकी इनिंग जो है बिल्डअप होती रहती है, प्रेशर कम होता रहता है, आने वाले बैट्समैनों को अच्छा चांस मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो मैचेस होंगे उसमें बहुत से खिलाड़ी, जैसा जमील भाई ने कहा कि उसमें मतलब टीमों में खिलाड़ी भी नए आएंगे, कुछ खिलाड़ी जा भी रहे हैं, तो यकीनन मतलब टीमों को उसका फायदा होगा। बहुत से खिलाड़ी ड्यू हैं दूसरी टीमों में आने के लिए। तो यही है कि हर खिलाड़ी को, जो चाहे उसका ताल्लुक किसी भी टीम से हो, उसको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब सीनियर के साथ जूनियर खिलाड़ी को भी अपनी टीम के लिए उम्दा कारकर्दगी दिखाना चाहिए। इकबाल जमील साहब, थोड़ी सी बात हम लाहौर कलंदर्स की कर लें। लाहौर कलंदर्स इस PSL में अब तक कोई ट्रॉफी नहीं उठा सकी है, लेकिन हम देखते हैं वो ग्रास रूट लेवल पर बड़ा काम करती दिखाई देती है। यकीनन उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं, हारिस रऊफ उन्हीं की पैदावार है। कप्तान उन्होंने चेंज किया है, कप्तान चेंज करने के असर आपको नजर आ रहे हैं। और फिर उनके पास एक अटैकिंग टीम है, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। शाहिद जाफरी भी है, फखर जमान है, हारिस रऊफ है, और फिर राशिद खान है। राशिद खान अफगानिस्तान के वन ऑफ द टॉप रैंकिंग बॉलर्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्होंने T20 मैचेस में 85 विकेटें ली हैं और जादुई बॉलर हैं। थोड़ा सा ये मतलब रहा है कि शाहिद जाफरी ने उनको उस अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जैसे वो करना चाहते हैं। पहले मैच में जो ये हारे थे उसमें 8वें ओवर में लेकर राशिद को लेके आए थे जब तकरीबन मैच खत्म हो चुका था। तो इसमें कोई शक नहीं, लाहौर कलंदर्स ने ग्राउंड लेवल की क्रिकेट को आकिब जावेद की क़यादत में बहुत ही अच्छा टच दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नए टैलेंट को उभार के लेके आए। टूर्नामेंट अब तक वो कोई जीत न सके, अनलकी है, बहुत करीब जाके भी मंजिल उनके लिए दूर रही। दे हैव गॉट ए पोटेंशियल, और मेरे ख्याल में कि ये एक ऐसा क्लब बन गया है मुल्तान जो लाहौर कलंदर्स का, कि मेरे ख्याल में यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा फोरम है। और वो टैलेंट को भी नर्चर करते हैं। नर्चर करने का मतलब ये कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल के अंदर वो प्लेयर्स आए। हारिस रऊफ को देखें जो कुछ अर्से पहले तक एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे, अब नेचुरली वो उभर के सामने आए हैं। तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर का
क्रिकेट की कंट्रीब्यूशन के अंदर ये एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। देखिए उन्होंने कप्तान एक ऐसे आदमी को बना दिया था, सोहेल को, जो इंटरनेशनल फोरम पे जाना पहचाना नहीं जाता था। ठीक है, उसका खमियाजा उन्होंने भुगतना पड़ा। कई अरसे से एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि कप्तान आप चेंज करें, लेकिन इस मरतबा उन्होंने क्या है, पिछले 3 में उन्होंने वही एक गुमनाम शख्स को कप्तान बनाया था। उसने डिलीवर तो किया, लेकिन जाहिर सी बात है इंटरनेशनल फेम उसका इतना नहीं था और थोड़ा सा इमेच्योर भी था, यंग था। यंग आदमी को उन्होंने कप्तान बनाया, ये एक अच्छी खुशहाल बात है। कप्तानी की बात कर रहे हैं इकबाल साहब, कप्तानी की बात कर रहे हैं आपने, सोहेल अख्तर की बात की, लेकिन हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो कप्तान है सरफराज अहमद, वो भी परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे, तो इस पे क्या कहेंगे? मतलब ये तो एक ऐसी बात है कि सरफराज ट्रिमेंडस प्रेशर में, बहुत ज्यादा प्रेशर में है। अब मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि सरफराज जो है इस स्टेट ऑफ माइंड से निकलने में उसको वक्त लगेगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मैं शायद आप मुझसे एग्री करें नहीं करें कि उसको हाउंट कर रहा है कि वो टीम में आएगा या नहीं आएगा, ओडीआई खेलेगा, टेस्ट खेलेगा, प्लेइंग 11 में तो होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब आइंदा शायद उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो। और सरफराज जो रिएक्शन है ना, बैक टू बैक उसके साथ चीजें होती गई। सलमान बट ने जो उन पे एलिगेशन लगाए, जनाब वो एग्रेसिव हो जाते हैं, प्लेयर्स को डांटते हैं। भाई कप्तान का काम ये होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि एग्रेसिव अगर आप हो, लेकिन सारी बातें, ये तमाम चीजों का असर जो है ना, वो सरफराज की शख्सियत पे, उसकी बैटिंग पे, उसकी कप्तानी पे पड़ रहा है। वो एक श्रूड कप्तान थे, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं 17 में, लेकिन जो उनका श्रूडनेस था उसके ऊपर हावी हो गया है उनका मेंटल प्रेशर और ट्रिमेंडस प्रेशर के अंदर। जब आप क्रिकेट खेलेंगे तो आप यकीन जानिए कि दुनिया का बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। जब आप ये सोच रहे हैं, उसके सामने रिजवान की इनिंग्स आती है, रिजवान ने उनको जो हराया भी मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स से जब मुकाबला हुआ, तभी ये कहते हैं कि 2 कप्तानों और 2 विकेट कीपर और 2 हरीफों का मुकाबला है, पर उस हरीफ में रिजवान जीत गए। और उसके बाद से आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, बिल्कुल ही जी बिल्कुल। इकबाल जमील साहब, कप्तानों के हवाले से बात चल रही है, इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कप्तानी के हवाले से। इकबाल जमील साहब हमने ज्वाइन किया हुआ है टेलीफोन लाइन पे। इकबाल साहब, अब मैच जो है बड़ा ज़बरदस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? और फिर मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मैच है उसके बाद, तो कौन सी टीम को आज फेवरेट समझते हैं आप? देखिए, दूसरे मैच में तो मुल्तान सुल्तान जीत जाएगा, मेरा अपना तो है। जो उनकी फॉर्म है, जिस तरीके से मिठाइयां बट रही हैं उनके लिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि देगा तो विनिंग कॉम्बिनेशन। हाँ, दूसरा मैच, पहला मैच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और जो लाहौर कलंदर्स के दरमियान, सबसे बड़ी खुशाइन बात मुझे ये लगती है कि अब तक के जो मैचेस में ना बिल्कुल आखिरी ओवर तक गए हैं, मतलब कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है, आखिरी ओवर तक गए। ठीक है, कुछ मैचेस ऐसे हुए एक या 2 मैचेस में जिसमें जीत का मार्जिन बहुत लंबा था, लेकिन दोनों मैचेस कराची किंग्स के थे। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैं फेवरेट करार देता हूँ, उनके पास एक ऐसी खतरनाक बैटिंग लाइनअप है, मतलब जो किसी भी अच्छी बॉली को रिप्ले पास कर सकते हैं। दे हैव कॉलिन मिनरो, फिर पॉल स्टर्लिंग है, फिर शादाब खान इस वक्त बड़ी बेहतरीन फॉर्म में है। जी, तमाम बैट्समैन उनके फेज हैं, लेकिन ये लोग वो प्लेयर्स हैं जो 5 गेंदों में मैच को कॉम्प्लेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फिर उनके कप्तान शादाब खान जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। जब आप कप्तानी की बात कर रहे थे, देखिए परफॉर्मेंस लास्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट ली है और नेचुरली कहना फाइटर, इज ए गुड प्लेयर। एक बॉल को वो सूंघ के करते हैं, एक बॉल पे फील्ड को चेंज करते हैं। दैट इज व्हाट कैप्टनसी इज। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इज माय फेवरेट। क्रिकेट में आप कह नहीं सकते, लेकिन उनके पास पोटेंशियल है। बिल्कुल, जिस तरह आप बात कर रहे हैं बैटिंग और बॉलिंग की, तो हमने देखा कि इस्लामाबाद की फील्डिंग भी बड़ी जबरदस्त है।
फील्डिंग भी बहुत अच्छी है उनके पास, हसन अली है, फहीम अशरफ है, बॉलिंग की एक अच्छी बैटरी है उनके पास, और जब भी तो वो जीत रहे, मतलब मुसलसल वो जीत रहे हैं। और ये बड़ी बात है कि पूरा यकीन है कि मुझे कि मुल्तान सुल्तान अगर जीतेगी, अगर जीतना, लाहौर कलंदर अगर जीतना चाहती है तो उनको एक टफ फाइट का सामना पड़ेगा, बिल्कुल टफ फाइट का सामना करना पड़ेगा आज खासकर इस्लामाबाद को। क्या कहेंगे रियाज भाई, इस्लामाबाद और लाहौर का मैच चल रहा है, तो कैसा देखते हैं इस मैच को? इस्लामाबाद बड़ी बेहतरीन फॉर्म में भी है, खासकर उसके कप्तान जिन्होंने पिछले मैच में 91 रन स्कोर किए, फिर पिछले मैच में उन्होंने 5 विकेटें भी हासिल की। तो कैसा देख रहे हैं उनकी फॉर्म को? और लाजमी है कप्तान परफॉर्म कर रहा है तो टीम भी लीड करती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुल्तान की टीम को हटा के बाकी अगर आप लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, पेशावर की बात करें, तो ये टीमें जो हैं अब मतलब इन्होंने गेयर जो है चेंज कर लिया और ये बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस पेश कर रही हैं। इट इज़ नो डाउट कि आपने जो बात की कि इस्लामाबाद में शादाब ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और ख़ास तौर से इस PSL में उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि वो T20 के एक न सिर्फ अच्छे बॉलर हैं बल्कि वो बैट्समैन भी हैं। बैटिंग में उन्होंने बड़ा काम किया, जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पेश करके 91 रन बनाए थे और फिर 5 विकेटें भी ली। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को साबित कर दिया। लेकिन अगर आप लाहौर की तरफ आएँ तो आप देखें फ़खर जमान की जो बेहतरीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों वो थोड़ा सा बुझे नजर आए थे, लेकिन अब इस PSL में जिस तरह से मतलब उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की है वो मार्को तुला रहा है। अगर आप अब्दुल्ला शफीक को देखें तो वो भी रन्स बना रहे हैं, इसी तरह हफीज़ हैं वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, कामरान गुलाम है उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये वो टीमें हैं कि इनके मुतालिक आप पहले से कुछ भी नहीं कर सकते और ये फाइटिंग मैच होगा, अच्छा मैच होगा, फोटो फिनिश मैच होगा। और जैसा कि इकबाल जमील साहब ने कहा कि इस PSL में एक ख़ास बात जो देखने को मिली है वो ये है कि जितने भी मैचेस हैं वो आखिरी ओवर की कमोबेश आखिरी गेंदों पर डिसाइड हो रहे हैं। तो ये जो है शायकीन के नुक्ते नज़र से भी बड़ी अच्छी बात है कि हमारे वो शायकीन बेचारे जो दो 3 घंटे परेशानी का सामना करके मुश्किल से स्टेडियम तक पहुंचते हैं, तो कम से कम उनकी जो है मतलब अच्छे मैचेस देख के वो परेशानी और जो थकन होती है, कोफ्त होती है, वो दूर हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा मैच होगा, दोनों टीमों में अच्छे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल PSL 7 का जो मैच चल रहा है बड़ा सनसनीखेज मैचेस चल रहे हैं। क्या कहेंगे जमील भाई आज के मैच के हवाले से लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद के? मैं समझता हूं कि जिस तरह की कारकर्दगी दोनों टीमें दिखा रही हैं तो एक सनसनीखेज मैच जो है ना वो होना चाहिए। गो के थोड़ा सा मैं एज जो है ना वो क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड को हासिल है, क्योंकि जिस तरह का कम्बिनेशन उनका इस वक्त बना हुआ है तो मैं समझता हूं कि आप ऊपर से लेके अगर नीचे तक देख लें, एलेक्स हेल्स को आप देख लें, पॉल स्टर्लिंग को देख लें, आप जो है ना कॉलन मनरो को देख लें, फिर शादाब की फॉर्म आपके सामने है, फिर आसिफ, आजम खान, मतलब फहीम अशरफ और हसन अली, मतलब आपके पास जो है 9वें-10वें नंबर तक जो है ना मतलब मोहम्मद वसीम जूनियर भी जो है ना वो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो एक जो है मतलब मैं समझता हूं कि वो 10वें नंबर तक उनके पास बैटिंग है, फिर ऑलराउंडर उनके इतने जबरदस्त है। तो मैं जो टीम कॉम्बिनेशन इसका है, टॉस जीत के वो वैसे भी फील्डिंग कर रहे हैं, तो जो भी टारगेट होगा मैं समझता हूं कि ये ऐसे हैं कि अगर 10 रन का भी टारगेट तो ये सारे के सारे जो जितने पावर हिटर इस टीम में मैंने देखे हैं और जितनी जल्दी इन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बनाया है, तो दूसरी टीमों के लिए जो ना इतना जल्दी मतलब कॉम्बिनेशन बनाना बिल्कुल कॉम्बिनेशन बड़ी जबरदस्त है चल रही है इस्लामाबाद की। इकबाल जमील साहब, टॉस बड़ा अहम किरदार अदा करता है मैच में। हम देख रहे हैं कि रात के औकात में डी फैक्टर का हो जाती है, लेकिन दिन के औकात में कम से कम अगर कोई कप्तान बोल्ड या मैनेजमेंट बोल्ड फैसला ले, टॉस जीतकर खुद बैटिंग करे, तो इस पर कितना असरअंदाज होगा? भाई देखिए, सारी बात यह है कि कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया है। शुरू में जो टीसाइड फील्डिंग करती थी वो मुसलसल मैचेस जीत रही थी। गुज़श्ता 4 मैचों में ये हो गया है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है वो भी जीत रही है। जैसे इसकी ताज़ा मिसाल कल जल्दी की थी, तो वो कॉम्प्लेक्शन चेंज होता है। टॉस हमेशा वाइटल होता है, देखिए आसान विकेट है, सिर्फ आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी देना है। कप्तानों को ये भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए कि जनाब पिछले 5 मैचेस के अंदर अगर जो टीम फील्डिंग सेकंड वो जीती तो हम भी वो फॉलो करें। यू हैव टू लुक, आपको ये देखना है कि स्ट्रेटेजी क्या है। विकेट आसान है, सबके लिए वही विकेट है, उसके हिसाब से आपको अपनी टीम बनानी चाहिए।
चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकबाल जमील साहब, टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ था। रियाज साहब, क्या कहेंगे आज के दूसरा जो मैच है मुल्तान सुल्तान का? मुल्तान सुल्तान इस वक्त टॉप लीडिंग टीम है PSL की, तो क्या कहेंगे? एक तो कप्तानी मोहम्मद रिजवान बड़ी बेहतरीन कर रहे हैं, ऊपर से जो है खासकर उनकी जो अपनी कारकर्दगी है वो भी उम्दा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने 4 मैचेस खेले हैं और जिस तरह से रिजवान ने आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है, तो मुझे तो लगता है कि मुल्तान सुल्तान को थोड़ा सा एज हासिल है, गो के मुकाबला अच्छा होगा। और जैसा कि जमील भाई ने कहा कि इट इज़ नो डाउट इस्लामाबाद की टीम में जो पहला मैच होगा इस्लामाबाद और लाहौर का, उसमें आप ये देखें कि आजम खान ने भी अपनी मतलब साबित किया अपने आप को। और मेरे ख्याल से जो गुज़िश्ता जो दुबई में वर्ल्ड कप हुआ था उस टीम से जो वो बाहर हो गए थे, कल उन्होंने जो है उसका जवाब दे दिया और मुस्तकबिल के लिए जो है अपनी जगह पक्की कर ली। अगर इस PSL के दौरान 1-2 इनिंग्स और वो इस तरह से खेल जाते हैं तो वो एक पावर हिटर के तौर पे जो है वो सामने आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी मतलब अच्छे मैचेस होंगे और मुल्तान सुल्तान को थोड़ा सा एज हासिल होगा। जिस तरह से मुल्तान सुल्तान 4 मैचेस जीत गई है, उनके खिलाड़ियों का मोराल जो है काफ़ी बुलंद है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है दूसरी टीमों की निस्बत ज़्यादा अच्छा है। फिर ये कि मुल्तान सुल्तान के हर खिलाड़ी ने अपनी इंडिविजुअल जो उनकी मतलब परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी या जो इंडिविजुअल उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको उन्होंने पूरा किया है। इसी तरह से अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद की टीम जो है वो काफी साउंड है, काफी अच्छी है और मैं समझता हूं उसको एज क्या कहेंगे? मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मैच है शाम को, और आप क्या समझते हैं कि कल होने वाले मैच से पेशावर ज़ल्मी ने जो कामयाबी हासिल की है, तो समझते हैं कि आज मुल्तान सुल्तान के खिलाफ वो खुलकर खेलते हुए नजर आएंगे? नहीं, देखें बात यह है कि जीत जो भी हो, जीत जब होती है ना तो टीम का जो मोराल वैसे ही जो है ना वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर आप ये देखते हैं कि जो पेशावर की टीम है वो टीम तो पहले ही मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अभी जो 2 प्लेयर जो है ना उनके जो आए हैं तो मुझे लगता है कि शायद आज उनको जो है ना मौका मिले, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं। लियाम लिविंगस्टन को देख लें या साकिब महमूद को देख लें, अगर ये दोनों प्लेयर जो है ना आज खेलते हैं तो उनकी जो प्लेइंग 11 है वो तो उनकी बैटिंग और बॉलिंग, क्योंकि दोनों जो है ना ये ऑलराउंडर, ये एक तो ऑलराउंडर है लियाम लिविंगस्टन और वो जो है पेसर इंग्लैंड के, दोनों इंग्लैंड से ताल्लुक है। तो एक कंपनी, लेकिन जिस अंदाज में मुल्तान सुल्तान ने इस टूर्नामेंट का आगाज किया और अब तक जिस अंदाज में वो अनबीटन रहा है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो ये फेवरेट हो गई है। जी बिल्कुल, PSL 7 की जो है सबसे फेवरेट टीम इस वक्त जो है मुल्तान सुल्तान होती हुई नजर आ रही है। जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया हुआ था इकबाल जमील साहब ने, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और दुनिया भर में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम सरबुलंद रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।